कोठे के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे साले। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फांके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वे पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता के ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते थे और भून भान कर खा लेते, या 10-5 रुपए पूस उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह ही बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत में खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील करके वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बगैरतों की देखभाल भी करती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी। ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा साफ भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मेरी थी तब मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की शुद्ध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया है तो क्या होगा। सोठ कुड़ तोल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी, और ना ही किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी।
हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है, तो कम से कम उसे किसानों की सी तोड़ तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह से रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनके आंख से आंसू भी निकल आते। घीसी को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में तो उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई। और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं था। जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रखे हुए, मगर वे हैं कि दिए ही जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपना कंबल लाकर लेट गया। ऐसा दिल दरिया वह था ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए, अब हमें कहीं ऐसा भोज नहीं मिलेगा। अब कोई क्या ही खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझी है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा ही खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव में पेट डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेठुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा ही रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था।